एक एक क्लास शुरू करने से पहले मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, इसको थोड़ा सा सोचो, सोच करके बताओ आंसर क्या होगा। वाई साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज विल शो टॉलेंस टेस्ट will show positive tolerance test। साइक्लिक स्ट्रक्चर में तो एल्डिहाइड नहीं है, फिर ये टॉलेंस टेस्ट क्यों पॉजिटिव शो करता है? हमने शुरू में कहा था कि ग्लूकोज जो होता है वो रिड्यूसिंग शुगर होता है। दो टाइप के शुगर्स होते हैं, एक रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। तो मुझे इस बात का आपसे आंसर चाहिए, मुझे सोच के बताओ कि क्या स्ट्रक्चर इसका किस तरह का होता है कि ये एल्डिहाइड ना होने के बावजूद भी ये पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट शो करता है। ये रिड्यूसिंग शुगर है, ये फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट पॉजिटिव शो करता है। ग्लूकोज के इस स्ट्रक्चर को कंसीडर करो, इस कार्बन पर ध्यान दो। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये फंक्शनल ग्रुप है हेमी एसिटल, साइक्लिक हेमी एसिटल। किसे कहते हैं हेमी एसिटल? जिस कार्बन पर, ये वाले कार्बन को मैं कंसीडर कर रहा हूं वन को, जिस कार्बन पर OH ग्रुप लगा है उसी कार्बन पर ईथर ग्रुप भी लगा है। ईथर ग्रुप क्या है? कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, यह है ईथर, यह है अल्कोहल। इसके अलावा भी बताया था कि ये हेमी एसिटाइलेशन है, साइक्लिक हेमी एसिटाइलेशन। पूरा प्रोसेस जो आपको लिखाया था वो ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे साइक्लिक हेमी एसिटाइलेशन। तो फंक्शनल ग्रुप की अगर मैं बात करता हूं ग्लूकोज के, तो वो है हेमी एसिटल। दूसरी तरफ हमें क्या बात पता चली, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या डिस्कस किया कि कौन कौन से मॉलिक्यूल टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। एक एल्डिहाइड पॉजिटिव टेस्ट देता है, एक हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा पोजीशन पर अगर OH लगा है, कीटोन के कीटोन नहीं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव देगा। एक कौन देगा? फॉर्मिक एसिड देगा, HCOOH। और एक कौन देगा? हेमी एसिटल, एसिटल नहीं, हेमी एसिटल। ये सब टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। ये हमने टॉलेंस टेस्ट जब किया था, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट जब किया था, तब हमने ये बात बड़ी अच्छी तरह से डिटेल से की थी। जब मैं इसमें टॉलेंस रिएजेंट ऐड करूंगा तो सिल्वर मिरर बन जाएगा। टॉलेंस रिएजेंट इसमें ऐड करूंगा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में, तो सिल्वर मिरर बन जाएगा। टॉलेंस रिएजेंट फॉर्मिक, हालांकि एसिड है ये, एसिड तो एल्डिहाइड नहीं होते, फिर भी फॉर्मिक एसिड सिर्फ, दुनिया का और कोई एसिड नहीं देता टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव। RCOH CH3COH पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा, सिर्फ फॉर्मिक एसिड टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव देगा। जब मैं इसमें टॉलेंस रिएजेंट ऐड करता हूं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डिसॉल्व्ड इन NaOH, तो ये टॉलेंस रिएजेंट है, सिल्वर मिरर बन जाता है। और ये रिड्यूसिंग कहलाता है, ये रिड्यूसिंग कहलाता है, ये रिड्यूसिंग कहलाता है। हेमी एसिटल यानी ग्लूकोज। क्या है हेमी एसिटल? ग्लूकोज ही तो है। तो ये ग्लूकोज है, इसलिए पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देता है। ग्लूकोज हेमी एसिटल है। हेमी एसिटल इक्विलिब्रियम में रहते हैं ओपन चेन एल्डिहाइड के साथ जब सॉल्यूशन में लाए जाते हैं। जब टॉलेंस रिएजेंट ऐड करोगे तो टॉलेंस रिएजेंट तो लिक्विड ही होता है, सॉल्यूशन में ही होता है। एकदम से ग्लूकोज क्या करेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा ओपन चेन के साथ। या अगर इतनी बात नहीं भी करते हैं, आपको ये बात पता है कि हेमी एसिटल टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव देता है, तो ये हेमी एसिटल है। टॉलेंस रिएजेंट जैसे ही ऐड किया, एकदम से पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल रीजनिंग लॉजिकल वाली बातें हैं, और यहीं से क्वेश्चन मेन उठते हैं हमारे, जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। एक बड़े लिमिटेड सा एरिया है इसके क्वेश्चंस का, लेकिन शुरू वहां से होते हैं जहां आप पढ़ना छोड़ देते हो, वहां से क्वेश्चन का एरिया शुरू होता है। तो इसको प्रॉपरली आपको करना चाहिए। मैंने जो क्वेश्चन लिखा था अभी उसका आंसर हो गया। मैंने क्वेश्चन लिखा था कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, साइक्लिक ग्लूकोज क्यों
टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। या इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी पूछ सकता हूं आपसे कि साइक्लिक ग्लूकोज नेचर में रिड्यूसिंग क्यों होते हैं, क्यों ये रिड्यूसिंग शुगर हैं? ये रिड्यूसिंग शुगर इसलिए हैं क्योंकि जब हम इसमें ऐड करेंगे टॉलेंस रिएजेंट, तो क्योंकि साइक्लिक ग्लूकोज में हेमी एसिटल होता है और हेमी एसिटल नेचर में रिड्यूसिंग होता है, ये टॉलेंस रिएजेंट को, फिलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देता है। अगर आप ओपन चेन स्ट्रक्चर कंसीडर करते हो तो उसमें तो फ्री सीएचओ है ही है, वो तो कोई इशू ही नहीं है। लेकिन साइक्लिक कर करके स्पेसिफिक आप आंसर ये भी कर सकते थे, क्योंकि इसमें ओपन चेन में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, लेकिन उन्होंने तो क्वेश्चन रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों देता है ग्लूकोज का टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव। तो इस बात को अच्छी तरह से आपको कर दी। एक ये एपीएमआर मैंने लास्ट क्लास में आपको डिटेल से बता दिए थे कि एपीएमआर्स क्या होते हैं। अब आती है बात फ्रक्टोज की, ये दूसरा पार्ट हम शुरू करते हैं, और ये है पार्ट फ्रक्टोज। जैसे हमने ग्लूकोज पढ़ा, ग्लूकोज की तरह ही एक ये फ्रक्टोज होता है। जैसे हम स्टार्ट में हमने पढ़ा था एल्डो हेक्सोस। एल्डो का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है, हेक्स का मतलब 6 कार्बन है, ओस का मतलब एल्डिहाइड वाले कार्बन को छोड़कर बाकी सब कार्बन पर अल्कोहल ग्रुप लगे हुए हैं, ये एल्डोहेक्सोस कहलाता है। अब अगर मैं फ्रक्टोज की बात करता हूं, ये तो ग्लूकोज की बात हुई, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात हुई, इसके बाद हमने ओपन को साइक्लिक किया था। तो जो फ्रक्टोज होता है वो कीटो हेक्सोस होता है। बहुत सारे स्ट्रक्चर जो कराए थे उसमें ये मार्क कराया होगा आपको, कीटो हेक्सोस। कीटो का मतलब कीटोन ग्रुप है, कार्बन नंबर 2 पर होता है कीटोन। हेक्स का मतलब टोटल कार्बन 6 है, ओस का मतलब सब कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है कीटोन वाले कार्बन को छोड़कर। तो जो फ्रक्टोस है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी वही होता है जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा ग्लूकोज का होता है, कोई फर्क नहीं है दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। C6H12O6 ही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जब हम स्टार्च को या सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करते हैं, सुक्रोज डाइसैकेराइड होता है, इस सुक्रोज को मैंने क्या किया, हाइड्रोलाइज किया, HOH से रिएक्शन किया। रिएक्शन करने पर क्या बन जाएगा, एक ग्लूकोज बन जाएगा मॉलिक्यूल, एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल बन जाएगा। एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज बनना इंडिकेट करता है कि इसका हाइड्रोलिसिस हुआ है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा कि क्या होता है। अब इस फ्रक्टोज की बारी आई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। जब हम इसका स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं तो इसमें कीटोनिक ग्रुप पाया गया, कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है, कीटोन प्रेजेंट है, और ये कार्बन नंबर 2 पर प्रेजेंट है। बाकी के टोटल कार्बन 6 कार्बन है, कीटोन वाले कार्बन को छोड़कर सब कार्बन एटम पर OH ग्रुप इसमें लगे होते हैं। डी सीरीज से बिलोंग करता है ये, वही डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, यानी इसमें लास्ट कायरल कार्बन पर, लास्ट कार्बन पर नहीं, लास्ट कायरल कार्बन पर OH राइट हैंड पर लिखा होता है ये लेवोरोटेटरी। लेवोरोटेटरी उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जिसमें एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है प्लेन पोलराइज लाइट का। जब प्लेन पोलराइज लाइट एंटी क्लॉक रोटेशन देती है तब हम इसको बोलते हैं कि ये लेवोरोटेटरी मॉलिक्यूल है। ये हम मॉलिक्यूल को देख करके कभी भी नहीं बता सकते कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लेवोरोटेटरी है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपने पढ़ा है, हम मॉलिक्यूल को देख करके कभी नहीं बता पाएंगे कि ये डेक्स्ट्रो है या लेवोरोटेटरी है, ये काम पोलैरिमीटर का है बताना। इसको हम जो लिखते हैं वो टी का मतलब कॉन्फ़िगरेशन, माइनस का मतलब लेवोरोटेटरी, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं है। डी का मतलब, माइनस का मतलब लेवोरोटेटरी है, फ्रक्टोस। ये बात ओपन चेन की हो रही है क्योंकि हम सिंपल फ्रक्टोस बोल रहे हैं इसको। तो ये ओवरऑल हमारा स्ट्रक्चर हुआ।
अब अगर मैं पहले नंबर पे तो ओपन चेन की बात होगी, फिर ओपन चेन से हम साइक्लाइजेशन सोचेंगे, जैसे ग्लूकोज में हमने सोचा था। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था, अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट थे, अल्कोहल एंड एल्डिहाइड आपस में रिएक्शन करते हुए, साइक्लाइजेशन करते हुए हेमी एसिटल बना लेते हैं। यही काम ये भी करेगा, यहाँ बस फर्क है कि कीटोन है। ओपन चेन की पहले बात करते हैं, जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है इसका क्या है। बिल्कुल जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था वही स्ट्रक्चर लिखना है, सारा का सारा जू का तुम 1 2 3 4 5 6। यहां एल्डिहाइड था, बस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के एल्डिहाइड को कार्बन नंबर 2 पर लिख देना है, यानी कीटोन लिख देना है। बाकी कुछ चेंज नहीं होगा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 3 पर OH इधर था, कार्बन नंबर 4 पर OH इधर था, 5 पर OH इधर था। हाइड्रोजन आ गया, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, CH2OH हो गया, ये आ गया CH2OH। अब ये तो कायरल ही नहीं है, कायरल कार्बन कम हो गए इसमें। ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन थे, यहाँ 3 रहे बस। तीन कायरल कार्बन प्रेजेंट हैं ग्लूकोज में, सॉरी फ्रक्टोज में। कार्बन नंबर 2 पर कीटोन प्रेजेंट है। ये स्ट्रक्चर मैंने ग्लूकोज से ही बनाया। अगर मैं यहां पर OH लिख देता हूं, इधर OH लिख दूं और इधर CHO लिख दूं, तो ये ग्लूकोज बन जाएगा। बस इतना पार्ट तो बस ये ग्लूकोज का ही है, जो का तुम कॉपी पेस्ट पार्ट है ग्लूकोज से। यहाँ चेंज लेकर के आए हम, एल्डिहाइड इधर लिख देंगे, इधर अल्कोहल लिख देते तो ये ग्लूकोज बन जाता। नाम डेफिनेटली चेंज होगा। ग्लूकोज का ये आइसोमर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो आइसोमर तो हो गई ना भाई। लेकिन ये ग्लूकोज का फंक्शनल आइसोमर है। फंक्शनल ग्रुप जिनमें दो अलग अलग होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है जिनमें कंपाउंड में, वो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर कहलाते हैं। तो फ्रक्टोज इज फंक्शनल आइसोमर ऑफ ग्लूकोज। अब हम इस फ्रक्टोज से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे साइक्लिक स्ट्रक्चर बन सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है हम उसी को फोकस करेंगे। हम इसमें बिल्कुल सिंपल वे में वो स्ट्रक्चर बनाएंगे जो एग्जिस्ट करता है। अब उसमें तो फ्री CHO था, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड H था, तो ये एल्डिहाइड कॉम्बिनेशन करता था 5वें अल्कोहल से। अब यहां इस केस में कीटोन आ गया, कीटोन की पोजीशन चेंज हो गई, 1 से 2 पोजीशन पर आ गया ना कीटोन। तो अब ये कीटोन इस अल्कोहल से रिएक्शन करेगा। एक कार्बन कम हो गया ना रिंग के अंदर। पहले 6 एलिमेंट थे, टोटल 6 मेंबर्ड रिंग बन रहा था साइक्लिक ग्लूकोज में, लेकिन अब जो बनेगा वो 5 मेंबर्ड बनेगा। अभी जब हम डिटेल करेंगे तो आपको बात पता चल जाएगी कि क्या बोल रहा हूं मैं, किस तरह से बोल रहा हूं। द रिंग दस फॉर्म्ड इज 5 मेंबर्ड। क्यों 5 मेंबर्ड बना, देखो दोबारा से बता रहा हूं बात। ग्लूकोज का जो रिंग बनाया था हमने, ऐसा बनाया था, कार्बन नंबर 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। इस OH को इस एल्डिहाइड के साथ कंबाइन किया, एक ऑक्सीजन आ गया, तो एक तो ऑक्सीजन हो गया, बाकी सब ये दूसरे ग्रुप हो गए। एक ये है, 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 5 तो कार्बन हो गए और एक ऑक्सीजन हो गया। तो 6 मेंबर्ड रिंग टोटल यहां पर प्रेजेंट है। अगर 6 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको पायरेनोस बोलेंगे। इस ग्लूकोज को हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर को नाम देना चाहिए पायरेनोस। लेकिन अब मैं ग्लूकोज तो नहीं ले रहा हूं, मैं तो फ्रक्टोज की बात कर रहा हूं। तो फ्रक्टोज में तो एक CH2OH है, एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये कार्बन नंबर 2 पर है, कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4 है, कार्बन नंबर 5 है, और ये OH इस पर है 5 पर, और 5 पर ही एक ये CH2OH छठा कार्बन लगा है। कार्बन नंबर 1 2
3 4 5 एंड 6। तो अब ये अल्कोहल, जो ये वाला अल्कोहल था 5वें कार्बन का OH, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से ही तो करेगा ना कॉम्बिनेशन। यहां कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 1 पर था, फ्रक्टोज में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 2 पर है। तो जब ये कॉम्बिनेशन करेगा तो रिंग बनेगा, 5 मेंबर्ड, 1 2 3 4 और एक ऑक्सीजन 5। ये 2 कार्बन बाहर रह गए रिंग के, CH2OH रिंग के बाहर रह जाएंगे। भाई जैसे एल्डिहाइड बिहेव करता है, जैसे एल्डिहाइड अल्कोहल से रिएक्शन करता है, ऐसे ही कीटोन भी अल्कोहल से रिएक्शन करेगा। तो आपको ये बात प्रॉपरली अच्छी तरह से सीखनी होगी। तो यही यहां पर लिखा गया, इट विल फॉर्म 5 मेंबर्ड रिंग। अब हम इसको पायरेनोस नहीं कह सकते। पायरेनोस हम कहने के लिए कोई एनालॉजी इस्तेमाल कर रहे थे, और वो एनालॉजी क्या थी? एक मॉलिक्यूल होता है पायरान। पायरान हम ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं जिसमें एक ऑक्सीजन लगा होता है, बाकी इन पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगे होते हैं। इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब है कि कार्बन 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 कार्बन, स्केलेटन में 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन है, तो ये पायरान होता है। ऐसा ही स्ट्रक्चर ग्लूकोज में पाया गया, तो हमने इसका नाम रिजेंबल कर दिया, पायरेनोस कर दिया, तो ग्लूकोपायरेनोस बोलने लगे हमने पायरान के स्ट्रक्चर से एनालॉजी लेकर के। लेकिन अब ये तो 5 मेंबर्ड बन गया। जब साइक्लिक स्ट्रक्चर में फ्रक्टोज का बनाऊंगा तो मैं उसको पायरेनोस नहीं बोलता, क्योंकि पायरेनोस तो 6 मेंबर्ड के लिए यूज किया जाता है। हमें मिलता जुलता नाम, एनालॉजी कोई ऐसी देखनी पड़ेगी जो 5 मेंबर्ड के साथ होती है। और 5 मेंबर्ड का एक ये कंपाउंड जो होता है बड़ा कॉमन होता है, जिसे हम फ्यूरैन बोलते हैं। ये मॉलिक्यूल फ्यूरैन मॉलिक्यूल है। ये फ्यूरैन मॉलिक्यूल यहां से रिजेंबल करेगा। एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कार्बन हो गए रिंग के अंदर, 1 2 3 4, एक ऑक्सीजन हो गया। तो फ्यूरेन की वजह से हम इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्यूरेनोस। फ्रक्टोज का साइक्लिक 5 मेंबर्ड स्ट्रक्चर बोला जाएगा ड्यू टू एनालॉजी विद फ्यूरेन स्ट्रक्चर। फ्यूरेन क्या स्ट्रक्चर है? 5 मेंबर्ड एक साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर है। तो ग्लूकोज पायरेनोस से रिजेंबल करता है। ग्लूकोज का हम जब साइक्लिक का नाम लिखेंगे तो ग्लूकोपायरेनोस बोलेंगे, लेकिन जब हम फ्रक्टोज का नाम लिखेंगे तो क्योंकि 6 मेंबर्ड तो रहा नहीं, 5 मेंबर्ड आ गया, तब हम इसका नाम लिखेंगे फ्रक्टो। फ्रक्टोज से फ्रक्टो फ्यूरेनोस, फ्रक्टो पायरेनोस नहीं, फ्रक्टो फ्यूरेनोस, क्योंकि फ्रक्टोज का जो रिंग बनेगा वो 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा। हाँ, ये बात एक अलग है, जब रिंग बनेगा तो नया कायरल कार्बन फिर बनेगा, नया फिर से बना कायरल कार्बन, तो फिर 2 फॉर्मेट बने, एक अल्फा एक बीटा। अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोस एंड अल्फा डी फ्रक्टो बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोस। ये 2 ओरिएंटेशन हमें फ्रक्टोज के मिलते हैं। तो चलिए इसमें अब हम ये देखते हैं कि ये साइक्लाइजेशन कैसे होता है। जैसा बिल्कुल केयरफुली हमने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को आज की क्लास में भी शुरू में जैसे मैंने रिपीट कर दिया, बता दिया, ऐसे हम इसे सोच पाएंगे। तो फ्यूरान स्ट्रक्चर, इसका नाम है फ्यूरान, कॉमन नेम है, एरोमेटिक कंपाउंड है ये, एक ऑक्सीजन एंड बाकी के इसमें कार्बन प्रेजेंट हैं 4। तो फ्यूरान में भी स्केलेटन ऐसा ही होता है, बाहर और भी फ्यूरान में प्रेजेंट होते हैं। इसके जो हमारा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनेगा बाहर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमें तो स्केलेटन से मतलब है। तो फ्यूरेन की वजह से हम नाम इसका देते हैं फ्यूरेनोस। ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर मैं इसको समझाने की आपको कोशिश करूं, कोशिश ही कर सकता हूं, तो आप कहोगे कि ये कैसे आ गया। तो बड़ा सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आपके दिमाग में रिएक्शंस हैं तो बिल्कुल सिंपल बात है। देखो रिकॉल करा रहा हूं रिएक्शन। एक होता था कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन,
एक होता था अल्कोहल, OR ग्रुप, O कार्बन H। ये अल्कोहल, ये एल्डिहाइड या कीटोन जब रिएक्शन करता था तो बन जाता था OH OR। ये रिएक्शन लेकर के चले थे हम बेसिक। ये हेमी एसिटल या कीटल बनना कहलाता है, हेमी कीटल। अगर ये कीटोन है, यहां पर R है तो कीटोन है, तो इसको मैं बोलूंगा हेमी कीटल। और अगर ये एल्डिहाइड है, 1 मोल अल्कोहल से रिएक्शन करता है, तब ये बोला जाएगा हेमी एसिटल। वेल, ये रिएक्शन बस इतना फोकस करो आपको तो ध्यान रखना है बस सिर्फ इस कीटोन या एल्डिहाइड पर एंड अल्कोहल के OH पर। अगर मैं इसी मॉलिक्यूल में बना देता हूं यहां पर पूरा स्ट्रक्चर इसका, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक और कार्बन, एक और कार्बन, एक और कार्बन, 3 और 2 5 और एक 6 कार्बन हो गए। यहां पर OH लिखा, इधर OH लिख दिया, इधर OH लिख दिया, ये OH दूसरी तरफ आ गया तीसरे कार्बन वाला। अब ये एल्डिहाइड या कीटोन, ये अल्कोहल आपस में रिएक्शन करेंगे। देखने में लगता है कि ये बहुत दूर दूर है, बहुत दूर दूर नहीं है। आप इन्हें बिल्कुल ऐसे ही रोटेट कर लो जैसे पहले किया था। कैसे करोगे ये रिएक्शन? इस अल्कोहल को इस कीटोन एल्डिहाइड से रिएक्शन किया तो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बन गया। तो मुझे यहां क्या लिखना चाहिए? इस पर मुझे लिख देना चाहिए कार्बन ऑक्सीजन और ये वाला कार्बन। ये बन गया ना, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ने अल्कोहल से रिएक्शन किया तो इस कार्बन पर OH आ गया और ये कार्बन ऑक्सीजन कार्बन से कनेक्ट हो गया तो ये कार्बन ऑक्सीजन कार्बन से कनेक्ट हो गया, इस कार्बन पर OH आ गया। यही काम हमने यहां पर किया है इस स्ट्रक्चर में। ये CH2OH है, CHOH है, इस कार्बन पर इसको इन्होंने ऊपर लिख दिया, बस इस OH को ऊपर लिख दिया, इधर लिख दिया राइट पर, और ये CH2OH को इधर लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और बाकी ये रिंग बना दिया गया। तो मैं इसको और सिंपल तरह से करके आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। अगर हम इसे और भी सिंपल तरह से एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या हम फ्रक्टोज को ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये CH2OH है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। यहां पर कार्बन नंबर 5 पर OH, कार्बन नंबर 3 का OH, कार्बन नंबर 4 का OH, कार्बन नंबर 5 का OH, ये मैंने लिख दिया। ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अल्कोहल आपस में रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन जो देना है वो इनको देना है आपस में, इस अल्कोहल को, इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अल्कोहल एंड कीटोन, अल्कोहल एंड एल्डिहाइड आपस में रिएक्शन करके हेमी एसिटल बना देते हैं। ये बनाएंगे क्या? हेमी एसिटल। अल्कोहल यहां पर आएगा, यहां OH आ जाएगा, साइक्लाइजेशन हो गया। तो मैं जब इन दोनों का रिएक्शन कर दूंगा तो कार्बन पर CH2OH और ये वाला ऑक्सीजन OH में कन्वर्ट होगा। ये कार्बन पर OH ऊपर तो लगा हुआ था ही पहले, यहां तो कुछ किया ही नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं लाएंगे। ये OH नीचे था विद ओरिएंटेशन, जैसा मैंने ओपन चेन से लिखा। यहां कार्बन पर ऑक्सीजन आ गया एंड ये CH2OH आ गया, हाइड्रोजन। ये कार्बन नंबर 5 का एक रिएक्शन मैंने कराया, 1 2 3 4 5, कार्बन नंबर 5 का रिएक्शन कराया, ये 5th कार्बन है। किससे? अब कार्बन नंबर 2 से कराया।
अल्फा एंड बीटा डिसाइड करने के लिए हम उन कार्बन के ओरिएंटेशन चेक करते हैं जिन्होंने रिएक्शन किया है। ग्लूकोज के केस में मैंने पहले और पांचवें कार्बन का ओरिएंटेशन चेक किया था, क्योंकि पहले और पांचवें ने ही रिएक्शन किया था। फ्रक्टोज के केस में मैं दूसरे और पांचवें कार्बन का ओरिएंटेशन चेक करूंगा, क्योंकि इन्हीं दोनों ने रिएक्शन किया है। तो अल्फा एंड बीटा बोल रहे होते थे हम। इस पर OH का ओरिएंटेशन अगर कंसीडर किया जाता है यहां इस OH का ओरिएंटेशन, तो ये तो CH2OH तो अपनी जगह वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन क्योंकि ये नया कायरल कार्बन बना है, आप अपनी पुरानी नॉलेज अगर इकट्ठी करते हो, पढ़ा है अगर, तो इसे हम एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। अभी भी ये एनोमेरिक कार्बन ही है, नया कायरल कार्बन जो जनरेट हुआ है हेमीकीटल या हेमी एसिटल वाला, जिस पर दो ओरिएंटेशन लिख सकते हैं हम। OH को या तो नीचे लिखेंगे इस CH2OH के साथ ट्रांस, ये CH2OH ऊपर है, ये OH नीचे है, ट्रांस लिख दिया, तब हम इसे अल्फा ओरिएंटेशन बोलते हैं। अल्फा फ्रक्टो फ्यूरेनोस नाम हो जाएगा इसका। और क्योंकि नया कायरल कार्बन ये बना है, इस पर ओरिएंटेशन एक और पॉसिबल था जिसमें OH मैं ऊपर लिख देता, CH2OH नीचे लिख देता, तो इस OH को CH2OH के साथ कंसीडर करोगे, जब OH CH2OH के साथ देखा जाएगा तो सेम पोजीशन पर है, उस डिफरेंट ओरिएंटेशन को मैं नाम दूंगा बीटा ओरिएंटेशन, और इस वाले फ्रक्टोज को नाम दिया जाएगा बीटा फ्रक्टोफ्यूरेनोस। ये दो ओरिएंटेशन है ग्लूकोज का, बड़ी पक्की तरह से अगर आपने लिख करके कर लिया तो ये समझ आने का चांस बनेगा, अदरवाइज डायरेक्ट तो समझ नहीं आएगा। ये पहले ग्लूकोज का बड़ी अच्छी तरह से पक्का सीक्वेंस के साथ, बिल्कुल जहां से शुरुआत से ओपन चेन को पहले अच्छी तरह से पक्का करो, लिख करके देख लो, उसे टाइम दो, फिर उसके बाद साइक्लिक, फिर वो जो पुराने रिलेटेड रिएक्शन है हेमी एसिटाइलेशन के कैसे बनते हैं वो करो, फिर इनके ओरिएंटेशन तो बिल्कुल बाद की बात है। तो हम ये वाला लिखना रिलेटिवली आसान है, वो जो हमने ये साइक्लिक सा बड़ा सा स्ट्रक्चर लिखा था वो डिफिकल्ट है, और यही ज्यादा भी जो ज्यादा दिखता है स्ट्रक्चर या ज्यादा यूज होता है, वो इस तरीके का स्ट्रक्चर जिसे हम फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर कहते हैं, ये स्ट्रक्चर ज्यादा यूज होता है। सीधा सीधा सा करके है तो वो इसके इक्विवेलेंट ही है, ऐसा जैसा अभी हमने लिख दिया था ये स्ट्रक्चर, CH2OH लिख दिया, यहाँ OH लिख दिया, OH लिख दिया, OH लिख दिया, है तो ये दोनों इक्विवेलेंट है, लेकिन क्योंकि ग्लूकोज के ये वाले स्ट्रक्चर हमने पढ़े हैं तो इसलिए ये समझना थोड़ा सा आसान रहता है। तो जैसे ग्लूकोज के दो एनोमर्स एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे फ्रक्टोज के भी दो एनोमर्स एग्जिस्ट करते हैं, एक फ्रक्टोफ्यूरेनोस अल्फा, अल्फा में ये CH2H अभी कार्बन नंबर 5 पर एंड कार्बन नंबर 2 पर, अभी जैसा कि हमने डिस्कस किया इस OH का ओरिएंटेशन एंड CH2OH का ओरिएंटेशन कार्बन नंबर 5 पर OH के साथ अगर अपोजिट है तब हम इसे अल्फा बोलते हैं। यही काम हमने किया था किसमें, ग्लूकोज बताने के लिए यही काम किया था, बस कार्बन नंबर 1 एंड 5 लिया था, क्योंकि 1 एंड 5 ने ही रिएक्शन किया था, रटने का कुछ नहीं है, क्योंकि रिएक्शन उन्होंने ही किया तो उन्हीं के कॉन्ट्री, बाकी किसी और का मत देख लेना कि आप ये कहो कि हम तो इन दोनों को देखेंगे जी, तो गलत हो जाएगा सारा। मैं बोल रहा हूं जिन्होंने रिएक्शन किया है और जो नया OH बना है उस OH का कार्बन नंबर 5 के CH2OH के साथ ओरिएंटेशन हो गया तो ये अल्फा बन गया। और अगर यही काम आप डिफरेंट ओरिएंटेशन के साथ देखते हो, कार्बन नंबर 2 पर OH का ओरिएंटेशन CH2OH के ओरिएंटेशन से साथ आ रहा है, ये भी ऊपर है रिंग के, ये भी रिंग के ऊपर है, तब हम इसको बीटा ओरिएंटेशन बोलते हैं। ये तो अल्फा एंड बीटा आप पता चले। डी क्यों बोलते हैं इसे, डी बोलने का अलग कारण हम शुरू से करते चले आ रहे हैं।
डी कहने का कारण होता है कि हम इसको डी ग्लिसरल्डिहाइड से ड्राइव कर रहे हैं। आखिरी कायरल कार्बन एटम पर ओरिएंटेशन राइट हैंड पर था, वो तो दोनों में था, तो दोनों डी कहलाएंगे। माइनस हम क्यों कह रहे हैं इसको? माइनस कहने का कारण ये है कि ये लेवोरोटेटरी मॉलिक्यूल है। स्मॉल एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, यहां लेवोरोटेटरी का इंडिकेशन करता है। फ्रक्टो मतलब फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर की बात हो रही है। एंड फ्यूरेनोस क्या बताता है? फ्यूरेनोस ये बताता है कि ये 5 मेंबर्ड फ्यूरेन के स्ट्रक्चर से रिजेंबल करता है। 5 मेंबर्ड फ्यूरेन का स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता था, ऑक्सीजन एंड कार्बन। ये फ्यूरेन का स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसे फ्यूरेनोस बोलते हैं। मिलता जुलता है ना, एनालॉजी आ रही है। तो 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन है, 4 कार्बन रिंग में 1 ऑक्सीजन है, तो नाम यहां से पिक कर लेते हैं, फ्यूरेनोस उठा लेते हैं स्ट्रक्चर को। तो ये फ्यूरेनोस तो ये भी है, ये भी है, फ्रक्टोस तो ये भी है, ये भी है, बाकी सब कुछ दोनों का सेम है 100%, बस एक बात को छोड़कर इस OH एंड CH2OH के ओरिएंटेशन को, उसी की वजह से नाम इसका डिफरेंट, अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा जो ओरिएंटेशन कार्बोहाइड्रेट के होते हैं वो दोनों के दोनों एनोमर्स कहलाते हैं। ये अल्फा एंड बीटा दोनों एनोमर्स कहलाएंगे। तो आपके लिए एक क्वेश्चन क्या हो गया, मेन क्वेश्चन पिछली क्लास में भी ये आया था, डिफाइन एनोमर्स। छोटा क्वेश्चन नहीं होता डिफाइन वाला, ये बात ध्यान रखना, कम मत आंक लेना इसे। डेफिनेशन जिसे समझ आ जाती है ढंग से, उसे सारा सब्जेक्ट समझ आ जाता है। जिसे सब्जेक्ट बहुत अच्छा समझ आता है वही डेफिनेशन बता पाता है। डिफाइन एनोमर्स, हम एनोमर को डिफाइन करने के लिए ग्लूकोज या फ्रक्टोज का एग्जाम्पल लेकर के हम डिफाइन कर सकते हैं। लिखाई मैंने ये डेफिनेशन आपको लिखा रखी है, तो ये डेफिनेशन आपके बहुत काम की है। एनोमर्स की डेफिनेशन आपको पता चल जानी चाहिए, आ जानी चाहिए, समझ आ जानी चाहिए। एक बात तो ये हो गई है। अब आई होप कि ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी, समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अब हम इसमें। ठीक ग्लूकोज की तरह से अब इसमें ये जिस कार्बन पर OH लगा है उसी पर ईथर है, तो ये हेमिकीटल है। जैसे हेमिकीटल, हेमिकीटल का मतलब कीटोन का अल्कोहल से रिएक्शन करके एक कार्बन पर ईथर एंड अल्कोहल बन गया। जब टॉलेंस टेस्ट देंगे तो टॉलेंस टेस्ट ये पॉजिटिव देंगे, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट ये पॉजिटिव देंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज दोनों रिड्यूसिंग शुगर हैं, दोनों टेस्ट पॉजिटिव देते हैं जब टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं। ये हेमी एसिटेलिक होने का मतलब या हेमी कीटलिक होने का मतलब, फ्रक्टोज शो म्यूटा रोटेशन। एक ये शब्द मैं अभी अगर आपको समझाने लगूंगा तो इसके लिए पूरा इतिहास आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। लेकिन समझ ये तभी आएगी जब आपको समझ आ जाएगी। समझ कब आएगी? जब आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि हम सारी चीज, सारे पार्ट कर लें पूरी तरह से। तो म्यूटा रोटेशन मैं तभी आपको समझा पाऊंगा जब आपको जो पूरी थ्योरी पूरी क्लास की कार्बोहाइड्रेट की मैं बता चुका हूं। बिल्कुल बताऊंगा, मैं अवॉइड नहीं करूंगा। म्यूटा रोटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। म्यूटा रोटेशन शो अभी मैं बता दूंगा, अधकचरा सब पता तो चल जाएगा, लेकिन बात जो असली में म्यूटा रोटेशन होता है वो समझ नहीं आएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ। म्यूटा रोटेशन मैं तब बताऊंगा जब आप मुझे बहुत अच्छी तरह से स्ट्रक्चर करके बता दोगे। ये बात हम डिस्कस कर चुके। इट रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट। दैट्स क्यों कर पाता है? क्योंकि ये हेमी एसिटल है, क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। ओपन चेन से भी प्रूफ कर सकते हैं हम इसको कि ये रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि फ्रक्टोज जो होते हैं वो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, इसलिए ये नेचर में रिड्यूसिंग है।
तो ये फर्दर अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है फ्रक्टोज के लिए एंड ग्लूकोज के लिए भी। ये हमने स्ट्रक्चर किया। थोड़ा सा मैं आपको इस इक्विलिब्रियम के बारे में बताना चाहता हूं कि ये इक्विलिब्रियम क्या है जो एग्जिस्ट करता है जब हम किसी ग्लूकोज का साइक्लाइजेशन करते हैं। तो हमारे पास स्ट्रक्चर होता था ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का भी ले सकते हो, और ये बात हम सिर्फ ग्लूकोज फ्रक्टोज की नहीं कर रहे हैं, कोई भी मोनोसेकेराइड, एल्डोस या कीटोस स्ट्रक्चर जितने सारे आपने पढ़े हैं, एल्डोट्राइओस, एल्डोपेंटोस, एल्डोहेक्सोस, एल्डोटेट्रोस, या हर एक के कई कई सारे स्ट्रक्चर थे, उनमें से कोई भी। लेकिन ये तो क्योंकि हमारा सिलेबस है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज को हम फोकस करके बात करेंगे। एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता था ओपन चेन स्ट्रक्चर। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर हम जब लिखते हैं तो ये कभी भी प्रैक्टिकली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये बात आपको ध्यान देनी है। जो बात अब मैं इनके बारे में बताऊंगा वो इंफॉर्मेशन आपके लिए काम की इंफॉर्मेशन है सारी। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, लेकिन ये बहुत थोड़ा नेग्लिजिबल अमाउंट कहीं सॉल्यूशन में अगर एग्जिस्ट करेगा थोड़ी बहुत देर के लिए तो करेगा ओपन चेन स्ट्रक्चर। लेकिन जब हम क्रिस्टल बनाते हैं ग्लूकोज के, ग्लूकोज देखा होगा आपने, ग्लूकोन डी, जान में जान डाल दे पीते ही, वो वाला ग्लूकोज की बात हो रही है, ये वही वाला ग्लूकोज है। तो इसकी दो फॉर्म्स पाई जाती हैं, क्रिस्टल सॉलिड। वो सॉलिड ओपन चेन नहीं है, वो साइक्लिक है। जब ये ओपन चेन स्ट्रक्चर सॉलिडिफाई किया जाता है या सॉलिड फेज में कहीं एग्जिस्ट करता है, तो ये वाला पहला CHO पांचवें कार्बन के OH के साथ हेमी एसिटल बनाएगा। इस प्रोसेस को बोल देंगे हम हेमी एसिटाइलेशन, और ये रिवर्सिबल बनता है। वो जो एक साइक्लिक सा स्ट्रक्चर हमने हैवर्थ रिप्रेजेंटेशन लिखा था, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, टाइम खराब होगा। फिर एक फॉर्म हो गई हमारी अल्फा डी ग्लूको पायरेनोस। जैसे ये अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोस बना तो ये कार्बन अब कायरल हो गया, ये वाला पहला कायरल हो गया। तो इस पे दो ओरिएंटेशन बनेंगे, यानी ये सिर्फ अल्फा नहीं बनेगा, दो बनेंगे, एक अल्फा बनेगा और एक बीटा बनेगा। बीटा को मैं इधर लिख रहा हूं। यानी जब इसने कॉम्बिनेशन किया तो एक बार इधर से कॉम्बिनेशन करके एल्डिहाइड ने कॉम्बिनेशन अल्कोहल से करके अल्फा बनाया, फिर दोबारा से मैं इसे रोटेट करके कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को इधर लिख दूं। ये तो कायरल नहीं है, इसे तो लिख ही सकता हूं रोटेट करके। जब मैंने इसको इधर लिख दिया, फिर कॉम्बिनेशन किया तो OH दूसरी तरफ आ गया, वो आ गया मेरे पास बीटा, बीटा डी ग्लूकोपायरेनोस। ये दो स्ट्रक्चर्स हमें मिल गए। अब जब कोई भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है, अगर मैंने ग्लूकोज लिया सॉलिड, एक बीकर या टेस्ट ट्यूब ली, पानी लिया, उसमें ग्लूकोज को डिसॉल्व कर दिया, जिसे आप ग्लूकोज कहते हो। ये जो ग्लूकोज है ये दो फॉर्म्स हैं, अल्फा भी है बीटा भी है। आपने प्योर फॉर्म भी ले ली कोई, तो थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। इस सॉल्यूशन में तीन चीजें पाई जाएंगी, एक बीटा डी ग्लूकोपायरेनोस, एक ओपन चेन, और एक अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोस। ये तीन चीजें इकट्ठा एग्जिस्ट करेंगी। ओपन चेन तो ये मान लो कि हम कभी देख नहीं पाते उसे। ये जो डब्बे में रखा मिलता है व्हाइट पाउडर, ये या तो अल्फा है या बीटा है, अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोस, बीटा डी ग्लूकोपायरेनोस। लेकिन जैसे ही ओपन चेन को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं,
साइक्लिक को, सॉरी, ओपन चेन तो एग्जिस्ट नहीं करता। साइक्लिक को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, मान लो मैंने बीटा फॉर्म दी आपको, प्योर बीटा फॉर्म थी, इसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया, वाटर में डिसॉल्व करके थोड़ी देर इंतजार किया, इंतजार करने पर अब इस वाटर में 3 फॉर्म पाई जाएंगी, एक बीटा तो हो गई, एक ओपन चेन होगा, एक अल्फा होगा। अल्फा था नहीं इसके साथ, लेकिन क्रिएट हो गया ओपन चेन के साथ, क्योंकि जब ये ओपन होगा, ओपन के बाद फिर रिसाइकल करेगा, रिसाइकल करेगा तो बीटा के साथ साथ अल्फा भी बनेगा। एक बात। दूसरी बात, अगर मुझे बीटा की जगह कोई अल्फा फॉर्म दी गई, प्योर अल्फा फॉर्म दी गई, प्योरेस्ट फॉर्म थी, अल्फा फॉर्म थी, उसको वाटर में डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करने के बाद थोड़ी देर इंतजार किया, इंतजार करने के बाद क्या देखेंगे, डिसॉल्व तो हमने अल्फा किया था, लेकिन अल्फा डिसॉल्व करने के बाद इक्विलिब्रियम पर थोड़ी देर के बाद अल्फा, ओपन चेन एंड बीटा दोनों पाए गए। यही वाला इक्विलिब्रियम जो अल्फा डिसॉल्व करने पर बना था, वही बीटा डिसॉल्व करने पर बन जाता है। ये इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है, आप ये बात ध्यान रखो, ये इक्विलिब्रियम सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। एक बात, इनके कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, जो डेटा है, जो इनके परसेंटेज होते हैं, जो बीटा फॉर्म होती है इक्विलिब्रियम पर। अब इक्विलिब्रियम तो होता है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो जाते हैं, हमेशा रूम टेम्परेचर पर जो बीटा फॉर्म पाई जाती है वो लगभग 64% या उसके आसपास पाई जाती है, ऑलमोस्ट 36% के आसपास ये पाया जाता है। आप कहोगे ये तो पूरा हो गया, तो ओपन चेन बिल्कुल नेग्लिजिबल, ना के बराबर, 0.002% या उससे भी कम ये पाया जाता है, इसीलिए हम इसे अप्रोक्स लिख रहे हैं। जो यहां पर परसेंटेज मिलता है वही परसेंटेज ये दूसरे में मिल जाता है। कहां चला गया भाई, अरे भाई ये तो खो गया, मिल गया। जो परसेंटेज यहां पर मिला 64, 36, वही परसेंटेज जब हम अल्फा को डिसॉल्व करते हैं तो मिलेगा। अल्फा मिल जाएगा हमें 36%, बीटा मिल जाएगा लगभग 64%। ये अपनी कुछ स्टेबिलिटीज हैं जिनकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस है, रिपल्शन है, वो सोचने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी फालतू चीजें सोचने से कुछ नहीं होगा। जो काम की बात है पहले उसे तो पक्का कर लो कि इसका ज्यादा क्यों है, इसका कम क्यों है, होती होगी स्टेरिक हिंड्रेंस, रिपल्शन होगा, इन ग्रुप्स के बीच में कुछ स्ट्रेन होगा जिसकी वजह से ये कम होगा, ये ज्यादा हो जाता है। ओपन चेन बस नेग्लिजिबल है। एक बात तो आपको ये डेटा याद रखना है। दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी है, ये सब के सब ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। अगर मैं बात करता हूं इस अल्फा फॉर्म की, इस बीटा फॉर्म की एंड ओपन चेन की, ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं। स्टीरियो आइसोमर का मतलब ये होता है कि बॉन्डिंग जिनमें सेम हो, लेकिन स्पेस में ओरिएंटेशन इनके डिफरेंट हो। तो ये स्टीरियो आइसोमर होने का मतलब है इनके कुछ ना कुछ ऑप्टिकल रोटेशन होंगे। तो जो अल्फा फॉर्म होती है, कहीं से भी आए, जो सॉलिड फॉर्म अल्फा फॉर्म हमने ली थी, उसका ऑप्टिकल रोटेशन 112 डिग्री होता है। आई होप कि ऑप्टिकल एक्टिविटी आपने ढंग से पढ़ रखी है तो ये बात समझ आएगी। जब हम इसके सैंपल को लेकर के प्लेन पोलराइज लाइट इससे पास करते हैं तो 112 डिग्री रोटेशन करती है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में। जो हमारी बीटा फॉर्म है, ये भी एक फिक्स स्ट्रक्चर है। इसका जो हमारा स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू होती है बीटा डी ग्लूकोज की, अप्रोक्सीमेटली 19 डिग्री के आसपास आती है। यानी अगर मुझे बिल्कुल प्योर बीटा फॉर्म दी जाए तो उसका 19 डिग्री आएगा ऑप्टिकल रोटेशन। इसका मतलब ये है 19 डिग्री होने का कि मैं बीटा का 1 मोल लेकर किसी सोल्यूशन बनाकर एक फिक्स साइज की ट्यूब लेकर उससे जब प्लेन पोलराइज लाइट पास करूंगा तो वो रोटेशन 19 डिग्री करेगी।
इसका मतलब ये है 112 डिग्री रोटेशन होने का मतलब ये है कि जब मैं एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाकर एक फिक्स साइज की ट्यूब लेकर प्लेन पोलराइज लाइट जब इससे पास करूंगा तो पास करने पर 112 डिग्री रोटेशन करेगी, लेकिन प्योर, यहां प्योर नहीं है, ये तो तीनों का मिक्सचर है। तो अब यहां से एक बात पता चलती है कि आपको कोई ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड दिया गया, ये बात समझने की बात है अच्छी तरह से। हमें दिया गया अल्फा डी ग्लूकोपाइरिनोस, जिसका ऑप्टिकल रोटेशन 112 डिग्री था। ये हमने डिसॉल्व कर दिया एक टेस्ट ट्यूब में, वाटर के अंदर डिसॉल्व करके रख लिया और वेट किया थोड़ी देर। थोड़ी देर वेट करने के बाद जब इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक की जाएगी तो वो चेंज हो जाएगी। देयर विल बी चेंज इन ऑप्टिकल एक्टिविटी। 112 डिग्री रोटेशन नहीं रहेगा। कारण तो सामने लिखा है। इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि अब ये प्योर अल्फा थोड़ी रह गया। जब मैंने अल्फा डिसॉल्व किया था तब अल्फा था, ये सॉलिड स्टेट में जैसे ही मैंने वाटर में इसको डिसॉल्व किया तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो करके अल्फा एंड बीटा दोनों बन गए। बीटा 64% बन गया और ये अल्फा जो है 36% बन गया। अपने अपने कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग, ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग सेटल हो गए कॉन्सेंट्रेशन इनके। अब जब मैं प्लेन पोलराइज लाइट इससे पास करूंगा तो वो तो मिक्सचर का ऑप्टिकल रोटेशन होगा, ना कि प्योर फॉर्म का। तो 112 डिग्री से रोटेशन कम हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये चेंज ऑप्टिकल रोटेशन का बोला जाता है म्यूटा रोटेशन। ये जो बात मैं बोल रहा था कि म्यूटा रोटेशन क्या चीज है, ये है म्यूटा रोटेशन। डेफिनेशन बहुत आसान है इसकी, रटना चाहो तो बहुत आसानी से एक शब्द, एक दो लाइनें रटी जाएंगी। व्हेन वी डिसॉल्व आइदर अल्फा और बीटा फॉर्म इन वाटर, its optical rotation changes. It will go lesser side from 112 degree and it will go higher side from 19 degree to higher degree. This change in rotation is called as muta rotation. और ये होता क्यों है, कारण की बात जब आएगी इसकी तो वो सोचने की बात होगी। म्यूटा रोटेशन का कारण ये है कि जब भी हम किसी अल्फा फॉर्म को या बीटा फॉर्म को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो चेंज होना शुरू हो जाती है। अल्फा फॉर्म ओपन चेन के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करके बीटा, बीटा के साथ अल्फा, ये दोनों का नेट रिजल्टेंट बन जाता है। और नेट रिजल्टेंट का जो हमारा नेट ऑप्टिकल रोटेशन आता है, अब वो इनका कहीं इस तरीके का, इनके कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग जो एवरेज होगा वो एवरेज आकर के टिक जाएगा। और वो जो एवरेज होता है ये 52 डिग्री आता है नेट रोटेशन दोनों का मिलाकर के। और ये प्लस होता है, ये भी प्लस था, प्लस 112। मैंने यहाँ गलती की, सिर्फ 112 डिग्री लिख दिया, तो माइनस भी हो सकता है। प्लस 112 मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन देती है लाइट, ये भी क्लॉकवाइज रोटेशन है। जब इन दोनों को हम मिक्स कर देते हैं, यानी सॉल्यूशन में यहां पर ये मिक्सचर मिल जाएगा, तो नेट रिजल्टेंट 52 डिग्री, 52 डिग्री रोटेशन हमें नेट रिजल्टेंट मिलेगा। ये म्यूटा रोटेशन का रिजल्ट है। तो आप इस बात को सिंपल करके कैसे कहोगे, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह से। ग्लूकोज की अल्फा फॉर्म का ऑप्टिकल रोटेशन 112 डिग्री होता है, प्लस 112। ग्लूकोज की बीटा फॉर्म का ऑप्टिकल रोटेशन 19 डिग्री होता है, प्लस 19 डिग्री। लेकिन जब हम ग्लूकोज की अल्फा फॉर्म को या ग्लूकोज की बीटा फॉर्म को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, डिसॉल्व करने के बाद ऑप्टिकल रोटेशन इनका धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाता है और थोड़ी देर के बाद एक लिमिटिंग वैल्यू पर, जो कि प्लस 52 डिग्री होती है, आकर के रुक जाता है। ये जो घटना घटी है ऑप्टिकल रोटेशन में, जो ये चेंज आया है ऑप्टिकल रोटेशन में, ये चेंज आने की घटना इज कॉल्ड एज म्यूटा रोटेशन। इसको म्यूटा रोटेशन बोल दिया। ये तो हो गई डेफिनेशन। अब इसकी रीजन क्या है, इसका कारण क्या है।
म्यूटा रोटेशन इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी प्योर अल्फा फॉर्म को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो स्पॉन्टेनियसली खुद से ओपन चेन के थ्रू बीटा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जब हम बीटा फॉर्म को डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो एक इक्विलिब्रियम अल्फा बीटा दोनों का एग्जिस्ट करता है। और वो जो ओपन है वो है तो नेग्लिजिबल, लेकिन एक दूसरे को कन्वर्ट करने के लिए, एक दूसरे में चेंज करने के लिए ये काफी वैल्यू होती है। हम ऐसे सोच सकते हैं, एक ड्रम है हमारे पास, दूसरा एक और ड्रम है। अब ये खाली है, ये मान लो ये भरा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहां बहुत पतला सा एक छोटा सा सिर्फ 2 मिलीमीटर के पाइप से इसे जोड़ देते हैं। हालांकि यहां जो अमाउंट है वो नेग्लिजिबल होगा, इस वाले पाइप में जो पानी होगा वो नेग्लिजिबल होगा बिल्कुल। इस मान लो यहाँ 100 लीटर है, 100 लीटर के रेस्पेक्ट में ये मान लो 1 ml आ रहा है, तो ये नेग्लिजिबल है। लेकिन इसके थ्रू ये जुड़ गया, धीरे धीरे एक एक ड्रॉप करते 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 प्रेशर को मेंटेन करते करते दोनों लेवल बराबर हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। बस यहाँ लेवल बराबर नहीं है क्योंकि उनकी स्टेबिलिटीज अलग है। ये मान लो कि एक ऊपर रखा है, एक नीचे रखा है, तब लेवल कहां बराबर आ जाएंगे। एक थोड़ा सा अगर ऊपर रखा जाएगा तो इसमें कम पानी आएगा, इसमें ज्यादा पानी रह जाएगा। आप ऐसे सोच लो बस। तो ये जो पाइप है ये ओपन चेन है, ये वाली साइड जो है बीटा है, ये वाली साइड अल्फा है। अपनी अपनी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये इंटरकन्वर्टेबल एक दूसरे में होते चले जाते हैं। इसको हम बोलते हैं कि ये म्यूटा रोटेशन है। तो आपको ये अच्छी तरह से करना है। म्यूटा रोटेशन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के जरिए हम बहुत सारी अच्छी प्रॉब्लम्स को सोच सकते हैं।